नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जीते हैं, सिर्फ अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं एक एजेंट हूँ। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता, मैं किस देश के लिए काम करता हूँ ये नहीं बता सकता, लेकिन एक किस्सा, एक कहानी जो मेरे साथ हुआ है वो ज़रूर बताऊंगा, जो बहुत ही डरावना था, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं उस समय टोक्यो में था और मुझे एक फ़ाइल दिया गया था। उस फाइल में एक आदमी के बारे में बताया गया था। वह एक आतंकवादी था। वह आतंकवादी दुनिया की नज़रों में मर चुका था, लेकिन वह अपना नाम और हुलिया बदल कर अब भी जिंदा था। अब वो एक सप्लायर बन चुका था। वो ड्रग्स, आरडीएक्स, हथियार जैसी घातक चीज़ों का मेन सप्लायर था। मुझे उस आदमी पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। वह आदमी क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, किस किस से मिलता है, इन सभी चीज़ों का रिपोर्ट बनाकर मुझे अपने देश की सरकार को देना था। उस फाइल में उस आदमी की फ़ोटो, उसका नाम और उसके बंगले का पता लिखा हुआ था। उस आदमी का नाम ब्राउनो था। मैं अपने समय को ख़राब न करते हुए तुरंत अपने काम पर लग गया। उस आतंकवादी के बंगले के सामने एक घर था जहाँ पर मैंने एक कमरा किराए पर लिया था। वहाँ एक अंकल आंटी और उनकी बेटी रहती थी, जहाँ पर मैं उनका पेइंग गेस्ट बना था। मैंने उन अंकल आंटी से अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोला था। मैंने उनसे कहा था कि मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ, एक चित्रकार हूँ। क्या करें, हमें अपने प्रोफेशन में अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर ही रखनी होती है। हमें ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती हैं, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, गन शूटिंग, बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, डांसिंग, स्केच आर्ट, कुकिंग जैसी कलाएं सिखाई जाती हैं। हम ऐसी कलाओं में निपुण होते हैं। हमें कई देशों की भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। अब मैं उस घर से दूरबीन की मदद से उस आदमी पर नज़र रखने लगा। 2 दिन नज़र रखने के बाद भी हमें कुछ खास जानकारी नहीं पता चला। बस उसकी डेली रूटीन के बारे में ही पता चला कि वो किस समय क्या करता है। फिर मैंने सोचा कि मुझे उसके बंगले के अंदर जाना चाहिए, तभी मुझे कुछ नई और अहम जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उसके बंगले में घुस पाना इतना आसान नहीं था। उसके बंगले में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी, बहुत सारे गार्ड्स थे। इसलिए मैंने उन गार्ड्स को चकमा देने के लिए उस बंगले के सामने 2 छोटे बम लगाए। एक बम के फटने के 15 मिनट बाद दूसरा बम फटता। उस बंगले से सबूत लेकर निकलने का मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम होता। जब पहला बम फटा तो सभी गार्ड्स उस विस्फोट वाली जगह पर चले गए। उसके बाद मैं उस बंगले के पीछे वाली दीवार को फांदकर उस बंगले के अंदर चला गया। उस बंगले में एक रूम था जहाँ पर बहुत सारी फाइल्स और पेन ड्राइव रखी हुई थी, जो लेजर बीन जैसी हाईटेक सिक्योरिटी में थी। उस 15 मिनट के अंदर उस सिक्योरिटी को तोड़ना और वहाँ से सबूत लेकर निकलना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए मैं वहाँ से जाने लगा। लेकिन जब मैं वहाँ से जा रहा था तब मैंने उस आतंकवादी को किसी से बात करते हुए सुना। वह किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहा था जो कल 5 बजे उसके सीक्रेट अड्डे में होनी थी। वह अपने किसी बॉस से मिलने वाला था। हमें यह लग रहा था
कि यही इस रॉकेट को चलाता है, लेकिन उसका भी कोई बॉस है, यह हमें नहीं पता था। फिर दूसरे बम का धमाका होते ही मैं उस बंगले से बाहर निकल आया। अब मुझे उस पर तो नज़र रखनी ही थी, और साथ में ही वह किसके कहने पर चलता है, उसका बॉस कौन है, यह भी पता लगाना था। मुझे उसके सीक्रेट अड्डे के बारे में भी जानना था कि उसका सीक्रेट अड्डा कहाँ पर है। इसलिए कल मैं उसका पीछा करने वाला था। अगले दिन 4:30 बजे उस बंगले से उस आतंकवादी की गाड़ी निकली। वह गाड़ियों का काफिला था। उस आतंकवादी की सुरक्षा में उसके गाड़ी के आगे 3 गाड़ियाँ और उसके गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियाँ चल रही थी। मैं उसका पीछा बाइक से कर रहा था। उस शहर के आउटसाइड में बने केमिकल फैक्ट्री के पास उसकी गाड़ियों का काफिला जाकर रुका। फिर वह आतंकवादी गाड़ी से उतरकर अपने साथियों के साथ उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर चला गया। मैं भी उसका पीछा करते हुए उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर चला गया। मैं छिपकर उन्हें देख रहा था। वो उस केमिकल फैक्ट्री के बंद पड़े मशीनों के पास जाकर खड़े हो गए। वहाँ बहुत अंधेरा था, बस हल्की हल्की सी रोशनी वहाँ आ रही थी। बस इतना ही पता चल रहा था कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक लंबा चौड़ा आदमी आया, जो एक लंबा सा कोट पहने हुए था। उसने अपने सिर को और चेहरे को ढक रखा था। उनका बॉस उन्हें आरडीएक्स और हथियारों को ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करने के लिए कह रहा था। मैं इतने अच्छे से उनकी सारी बातों को नहीं सुन पाया, लेकिन यह समझ गया था कि वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो आतंकवादी और उनके साथी वहाँ से चले गए, लेकिन उनका बॉस वहीं पर था। उसका चेहरा मेरी तरफ ही था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं छिपकर उनकी बातों को सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होते ही मैं वहाँ से निकलने के लिए पीछे मुड़ा। तभी मैंने देखा कि वही आदमी जो उस आतंकवादी का बॉस है, वह मेरे पीछे आकर खड़ा था। वह पहले जहाँ पर था, मैंने वहाँ तुरंत पलट कर देखा, वो वहाँ पर नहीं था। इसका मतलब यह आदमी वही है। वो हंस रहा था। उसकी हंसी बहुत ही भयावह थी, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने तुरंत गन निकालकर उस पर तान दिया और कहा, घुटनों पर बैठ जाओ और हाथों को ऊपर करो। मैंने उस पर गन तान रखी थी। इसका जैसे उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। वह बस हंसे ही जा रहा था। मैंने पहली गोली उसके पैर पर चलाई, लेकिन जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पैर से एक खून का कतरा तक नहीं गिरा। फिर वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर मैंने दूसरी गोली उसके छाती पर मारी, लेकिन फिर से उसे कुछ नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? मैं बस यही सोच रहा था, और वह अब मेरे पास और पास आते जा रहा था। मैंने तीसरी गोली उसके सिर के बीचों बीच में मारी, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। खून का एक कतरा तक नहीं गिरा। अब वह बिल्कुल मेरे पास आ गया। उसका चेहरा ढके होने की वजह से भले ही मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उसकी 2 लाल आंखें देखी थी। उसने मुझे गले से पकड़कर हवा में उठा लिया और दूर फेंक दिया। इतनी ताकत थी उसके पास कि मेरे जैसे तंदुरुस्त आदमी को इतनी दूर फेंक दिया। मैं हमेशा अपने पैरों में एक तेज़ धार चाकू फंसा कर रखता हूँ। मैंने चाकू को बाहर निकाला और उस पर हमला करने लगा, लेकिन वह मेरे हर हमले से बच जाता और मुझे उठाकर दूर फेंक देता। मुझे पता चल गया था कि इसे हरा पाना मुश्किल है, और मुझे यह खबर सरकार को देना ज़रूरी, इसलिए मुझे ज़िंदा रहना ज़रूरी है। फिर मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन मैं जितना भी भाग लूँ, वह मेरे सामने अचानक से आ जाता, जैसे उसके पास कोई शक्ति हो
जो उसे इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ पहुँचा देती हो। अब मेरे पास उससे लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं उससे लड़ने लगा। सच कहूँ तो मैं उससे पिटने लगा। उसने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसके बाद उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम या तुम्हारी सरकार मुझे रोक सकती है? मैंने भी कह दिया, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। मैं तुम्हें रोक कर ही रहूँगा। तब उसने कहा, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मैंने कहा, जो तुम समझ लो। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अगर तुम मेरे बारे में जानते तो यह बात कहने की हिम्मत नहीं करते। फिर उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया। वह एक लाल रंग का शैतान था। उसने कहा, मैं लूसीफर हूँ, शैतानों का देवता। मैं खुद ही बुराई हूँ और मैं हमेशा बुरा ही करता हूँ। मेरे बहुत से प्यादे हैं जो तुम्हारे इस दुनिया में फैले हुए हैं। मैं हर जगह हूँ। मेरा काम है बुराई को फैलाना, एक दूसरे को आपस में लड़ाना, जंगें करवाना। मैं हर इंसान के अंदर पनपता हूँ। जिस इंसान के अंदर थोड़ी भी बुराई हो, उस बुराई को और बढ़ाता हूँ। अब बताओ, तुम मुझे कैसे रोकोगे? मेरे पास उसके बातों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत बुराई तो होती है। मुझे चुप देखकर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा और वहाँ से गायब हो गया। उस दिन उस शैतान ने, उस लूसीफर ने मेरे आंखों में पड़े धूल को एक क्षण में ही साफ कर दिया। मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था कि इंसानों के अंदर से इंसानियत कैसे खत्म होती जा रही है। लोग इतना निर्दयी क्यों होते जा रहे हैं? छोटी छोटी बातों में इतने बड़े बड़े जंग क्यों हो रहे हैं? मुझे इसको रोकना होगा। मैं फिर वहाँ से उठा और सीधा अपने घर चला आया। यह वही घर था जहाँ मैं पेन गेस्ट बनकर रह रहा था। अब मुझे उस आतंकवादी को मारना होगा। मैंने यह सोच लिया था, इसलिए मैं उस आतंकवादी पर नज़र रखने लगा। 2 दिन बाद मुझे मौका मिला, क्योंकि उस दिन उसकी सिक्योरिटी आधी थी। मैंने उन सभी गार्ड्स का ध्यान दूसरी तरफ किया और चुपके से बंगले के अंदर घुस गया। वह आतंकवादी किसी से फ़ोन में बातें कर रहा था और मैंने उसी टाइम उसके छाती पर गोली मार दिया। वो वहीं पर मर गया। मैंने उस आतंकवादी के मरे शरीर को एक सोफे में बैठाया और उसके हाथ का फिंगरप्रिंट लेकर मैंने वो सारे सबूत हासिल किए। फिर मैं वहाँ से जाने लगा। तभी एक हंसने की आवाज़ आई। यह हंसने की आवाज़ उस आतंकवादी की थी जिसे मैंने मार दिया था। लेकिन यह हंस कैसे सकता है? मैं यही सोच रहा था। तब उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है इसे मार कर तुम मुझे रोक सकते हो? यह सिर्फ एक प्यादा है। इसके जैसे बहुत सारे प्यादे हैं मेरे पास जो मेरा काम करते हैं। मैं समझ चुका था कि यह वो आतंकवादी नहीं, उसके शरीर में लूसीफर है। फिर मैंने गुस्से में उसके सर पर 2 गोली मारी और वहाँ से सारे सबूत लेकर निकल गया। मैंने वो सारे सबूत सरकार को भेज दिया। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो घटना टल चुकी थी। कुछ दिन बाद मैं एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहा था। एक आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। फिर वो उठकर मेरे पास आया और धीरे से कहा, कल जो होगा उसे कैसे रोकोगे? मुझे रोकना इतना आसान नहीं। यह बोलकर वो आदमी हंसते हुए चला गया। वो आदमी मेरे देश का नहीं था, उसे मैं जानता नहीं था। फिर भी वो मेरी भाषा में बोलकर गया। मैं समझ चुका था कि वो लूसीफर है, जो उस आदमी के माध्यम से मुझसे बातें कर रहा था। मैं सोचने लगा कि उसके कहने का मतलब क्या है।
मैं कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो अनहोनी हो गई। अगले दिन बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। बहुत सारे लोगों की जान गई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अंदर ही अंदर एक उलझन सा हो रहा था। इस विस्फोट की वजह मैं अपने आप को समझ रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे खिलाफ वो लूसीफर, वो शैतानों का देवता ऐसी चाल चलेगा। मुझे मेरे सरकार के द्वारा एक काम दिया गया था। मुझे एक फाइल दी गई थी जिस पर कुछ कोड्स लिखे हुए थे, जिसे मुझे दूसरे देश के सरकार तक सही सलामत पहुंचाना था। लेकिन मेरे साथी ने मुझको धोखा दिया और उस फाइल को चुरा कर गलत हाथों तक पहुंचाया। मैं जिस देश का हूं, उस देश के मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र किए गए, जिसकी वजह से मुझे गद्दार साबित कर दिया गया। मुझ पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा। हमारे देश की सरकार ने मुझे जान से मार देने का आदेश जारी कर दिया। मेरे ही साथी एजेंट मुझे मारने की कोशिश करने लगे। मैं सभी से बचते हुए फिर रहा था। मैंने अपने उस गद्दार साथी को जान से मार दिया जिसने मुझे धोखा दिया था। उसके सर पर गोली मारी थी। उसके मरने के बाद लूसीफर उसके शरीर के माध्यम से मुझसे बातें करने लगा। उसने कहा, कितना अच्छा आदमी था, इसे तुमने बेवजह ही मार दिया। इसने वो कोट तुमसे चुराया ही नहीं, वो तो मैं था जिसने इसके लालच को बढ़ाया, इसके अंदर की बुराई को बढ़ाया और इसे वो करने के लिए मजबूर किया। जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे अंदर भी तो बुराई है, मैं भी तो तुम्हारे अंदर हूँ। तुम लोगों को मारते हो, ये भी तो एक बुराई का हिस्सा ही है। तब मैंने कहा, मैं बुराई मिटाने के लिए मारता हूँ, मैं अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए मारता हूँ। तब लूसीफर ने कहा, अपने आप को अच्छा कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। हाँ, अगर अपने मन को शांत करने के लिए अगर यह कह रहे हो तो अच्छा है। यह बोलकर वो हंसने लगा और फिर मेरे साथी का शरीर वहीं पर गिर गया। वो शैतान उसके शरीर से जा चुका था। अब मुझ पर एक एजेंट को मारने का भी अपराध था। मेरे देश की सरकार मुझे मारना चाहती है। मेरे साथी जो मेरे साथ काम कर चुके थे, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो गुनहगार, वो आतंकवादी जिन्हें मैंने अपने देश के लिए मारा था, उनके साथी, उनकी एजेंसी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। मैं अपना वेश बदल बदल कर अलग अलग देशों में छिपता फिर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। अब मैं किसी देश के लिए काम नहीं करता, मैं सच्चाई के लिए काम करता हूँ। मैं उन लोगों को मारता हूँ जो बुरा काम करते हैं। मुझे उनमें लूसीफर दिखता है, और अगर सच कहूँ तो मेरे अंदर भी मुझे लूसीफर ही दिखता है, क्योंकि मेरे अंदर भी तो बुराई है।